देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। यकीन में बदलता जा रहा है कि मुत्तहदा हुकूमत या फिलहाल हकीकी मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में अब सिर्फ अपनी इस आर्जी हुक्मरानी को पंजाब के इंतखाबात को मुलतवी करवा कर हुकूमत को तूल देना है, या आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवा कर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी मचाना है ताकि दूसरी कुव्वतों को मुदाखलत करने पर मजबूर किया जा सके। आज मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि अक्टूबर में चारों सूबों में निगरान हुकूमत की मौजूदगी में इलेक्शन होगा, तभी इसकी शफाफियत पर यकीन किया जाएगा। इससे मई में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक हुकूमती इरादों का वाज़े इशारा मिल सकता है। वफाकी वजीर क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। कि अगर हमें तो पाकिस्तान को स्टेबलाइज करके इस मौसम जो हमारा मौसम ख़ज़ा में अक्टूबर में जो इलेक्शन होना है वो इंशाल्लाह चारों सूबों में और वफाक में चारों सूबों में निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में वो इंतखाब होगा, तभी उसकी शफाफियत और सही मानों में पाकिस्तान के अवाम की राय का जो इजहार है, जो हमारी नज़र में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़रूरी है इस मुश्किल दौर में कि हम हकीकी मानों में नुमाइंदा हुकूमतें कायम हो। दूसरी जानिब कल असेंबली में तजर्बाकारी के दावेदार वजीर खजाना ने अपनी तकरीर के दौरान एक बार फिर मौजूदा हालात का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। ना सिर्फ बल्कि ये कहना था कि ऐसे लोग मुल्क के रहनुमा कहलाने के लायक नहीं, और ये कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जिससे दुनिया में पाकिस्तान की जगह सही हो। क्या कहना था, ये सुनते हैं। जनाब स्पीकर, पीटीआई की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतशार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। ये लोग हर वक्त बुरी खबरों के मुंतजिर रहते हैं और लगातार अफवाहें फैलाते हैं। जनाब स्पीकर, अभी हाल ही में उन्होंने मेरे अमेरिका के दौरे के मनसूखी के बारे में भी गलत खबरें फैलाई और बेबुनियाद तज्जिए पेश किए। ऐसे लोग पाकिस्तान के खैरख्वाह और रहनुमा होने के लायक नहीं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे अक़वाम में आलम में पाकिस्तान की जग हसाई हो। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में एक सफे पर मुश्तमिल जवाब जमा करवा दिया है, जिससे इलेक्शन कमीशन पर से तो क्या जिम्मेदारी हट जाती है, सवाल यह है। मगर आज मुस्लिम लीग नून के वजीर अता ताड़ का कहना था कि इलेक्शन के लिए पैसे ना देना काबीना का फैसला है। मजीद कहना था कि हम इमरान खान की तरह यू टर्न नहीं लेते। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। करारदाद ने पाबंद किया है वजीर आजम को और काबीना को कि वो ये सारा मामला पार्लियामान में लेके आए और इस पे कोई फैसला ना किया जाए और इलेक्शन के हवाले से कोई फंड की मंजूरी ना दी जाए। ये पार्लियामान का फैसला है करारदाद के जरिए। अब ये करारदाद क्योंकि आपके मफादात के खिलाफ है तो आप अब स्पीकर के खिलाफ जो है वो इल्जाम तराशी पर उतर आए हैं, जाली दस्तखत का इल्जाम लगा रहे। जाली दस्तखत इमरान खान के थे। जब अदालत में जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में तारिक सलीम शेख साहब ने पूछा कि खान साहब ये दस्तखत किसके हैं, फर्क है इमरान न्याजी फ्रॉडिये में और बाकी जमातों के सरबराहान में, कौलो फेल में तजाद नहीं है, मुल्की मफादात हमें अजीज तर हैं। इमरान खान की तरह हम यू टर्न नहीं लेते, मुल्की मफाद को अपनी जाती ना की खातिर बेचते नहीं है। केसेस से बचने के लिए आइन की रट लगाने वाली हुकूमत ने इस वक्त आइन और आइन के तर्जुमान यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कतई तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद पर जमी हुई दिखाई देती है। आज हम्माद नसर का कहना था हुकूमत ने अदलिया समेत तमाम इदारों को मुतनाज़े बना दिया है। वो मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि 14 मई को सूबे के इलेक्शंस होंगे और जितनी जल्दी ये इलेक्शंस हो। आज इसाक डार साहब बड़ी मईशत की तारीफें कर रहे थे, अगर इतनी अच्छी मईशत है तो दे दो ना 20 अरब रुपए। भाई 20 अरब रुपए देते हुए मौत क्यों आ रही है? फिर इमरान खान का इतना डर है, इतना खौफ है कि अपनी 2 खानदानों की इजारादरी को मुकम्मल करने के लिए जमहूरियत और आइन का ही तख्ता उलटने की साजिश है, अदलिया को तकसीम करने की साजिश है, इलेक्शन कमीशन, FIA, NAB, इन सबको मुतनाज़ बनाने की है। क्यों?
क्योंकि दो खानदानों का सरमाया और उनके जाती मुफादात जो हैं वो दाव पर लगे हुए हैं। तो हम ये इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। हालात ये हैं कि क्या अगर इलेक्शन मई में मुनक्कद हुए तो वजीर आजम आजाद कश्मीर की तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ भी नाअहल होंगे? और सवाल ये है कि आज जिस तरह से ये सारा मामला एक मतलब फिर मुतनाज़े बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कराने का, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अब जवाब तहरीरी जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद क्या शहबाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? क्या कैबिनेट डिस्क्वालीफाई हो सकती है? और हालात बेहतर नहीं हो रहे क्योंकि मईशत इस वक्त अपनी कगार पे खड़ी हुई है, अपने उस हालात पे खड़ी हुई है जहां से वापस जाना, मुल्क की मईशत का बेहतर होना नामुमकिन नजर आता है। 16-17 बिलियन डॉलर रुपए जो है वो के रिजर्व जो है वो पाकिस्तानी अकाउंट में मौजूद थे 1 साल पहले जब हुकूमत जाती है। मौजूदा हुकूमत के एक इंतहाई अहम और सीनियर मरकजी रहनुमा जो कि आ नहीं रहे पिछले एक अरसे से टीवी स्क्रीन पर और बहुत करीब है मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वजीर आजम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उन्होंने आज बड़ी तफसीलन बात की। उन्होंने ये बात का इकरार किया मुझसे करते हुए कि जी मैं वाकई ये सब कुछ बातें जो आपके साथ कर रहा हूँ वो टीवी स्क्रीन पर आकर नहीं कर सकता। उनका यही कहना था कि ये पैसे कहाँ चले गए, ये जो पैसे जो रिजर्व हमारे पास था वो सारा का सारा रिजर्व उठाकर 1 साल के अंदर अंदर ये हुकूमत कहाँ लेकर जा चुकी है और क्यों लेकर जा चुकी है। हालात ये है कि आज भी डॉलर बढ़ गया है और सोना भी मजीद महंगा हो रहा है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट अपनी उरूज पर जा रहा है। ना सिर्फ इन्फ्लेशन रेट के CIP आप इन्फ्लेशन देखें मुल्क की 35% पर जा चुकी है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड डेटा है, ये मैं बातें नहीं कर रही, ये वो तमाम आपके इदारे जो कि बता रहे हैं। तो फिर हालात किस नहज पे जा रहे हैं? एक गरीब जिसके पास 35% महंगाई होगी वो कैसे चीजों को हालात को कंट्रोल करेगा, अपने घर का बजट बनाएगा, पढ़ाई लिखाएगा बच्चों को या फिर अपने घर का खर्चा करेगा, 2 वक्त की रोटी पूरी करेगा। लेकिन इस आम सवाल का जवाब हुक्मरानों के पास नहीं। इसी सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ पैनल में मौजूद है सबसे पहले हैं जी सेनेटर राना मकबूल साहब है मुस्लिम लीग नून से, लालचंद मली साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पीपल्स पार्टी से जी मेरे साथ मौजूद है इस्माइल राहू साहब। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहूंगी। सेनेटर राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी। मैं इस बात का हलफ उठाने के लिए तैयार हूं और ये बहुत ही होशो आवाज में बात कर रही हूं कि आपकी पार्टी के एक अहम ओहदेदार और एक बहुत ही करीबी साथी जी और आपकी लीडरशिप के मेन मरकजी आदमी के साथ मेरी बात हुई है जिनको इकोनॉमी में बहुत दस्तरस है। और मैं ये मिफ्ता इस्माइल साहब की बात नहीं कर रही, किसी और की बात कर रही हूँ। और वो खुद इस बात का इकरार करें कि जो हुकूमत के फैसले हैं वो ठीक फैसले नहीं है। क्या हालात वाकई इस नहज पर जा रहे हैं कि हमारे लिए पीछे या वापसी का जो रास्ता है वो मुश्किल हो जाएगा? जी सेक्रेटरी मकबूल साहब, इंट्रो जो है पहला तो नहीं सुना जो आप कह रही है कि बहुत अहम आदमी से बात हुई है, तो हमें भी बाद में बता दें ताकि हम आदमी से रब्ता करें और अगर वो इस्लामाबाद में नहीं है तो यहाँ उनको बुला लें और आके एडवाइस करें कि इस सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया जाए फौरी तौर पर। अगर वो ये कह रहे हैं तो अब किसी ने चीज का तो मदावा होता है ना जी, वो तो करना पड़ेगा ना। इसलिए मेहरबानी करें, हमारी मदद फरमाएं और ताकि उस आदमी से हम कंसल्ट भी करें, गाइडेंस भी लें और वो बताएं, फिर इसका कोई हल निकाला जाए फौरी तौर पे। ठीक हो गया जी। बाकी तो बताइए मुझे जो हालात हैं इस वक्त, वो मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड आपसे बिल्कुल जरूर बात करूंगी इस पे। ऑन एयर तो मैं आपको नाम नहीं दे सकती क्योंकि मैं वादा कर चुकी हूँ। जर्नलिस्ट आपको वह जर्नलिज्म एथिक्स के खिलाफ होगा जी। सीक्रेसी जरूर रखनी चाहिए, आप सही कह रहे हैं जी। मैं चाहूंगी कि जवाब भी दे दीजिए ना साथ साथ जो हालात है उस पे। सवाल मेरा यही है कि ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है कि एक तरफ देखें इन्फ्लेशन है, इसकी जो आप इसको जस्टिफाई जिस तरीके से भी करें इसमें मुश्किलात तो हैं। जो परचेसिंग पावर वो कम है पहले से बहुत ज्यादा और मार्केट जो है उसकी मैनेजमेंट भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। जो एनफोर्समेंट है वो भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। जो मार्केट कमेटी का रोल है उसमें भी काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सारी बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बासूरत अब थोड़ा सा जो
तो रमक नजर आ रही है कि अब IMF के साथ अगर मुआहदा पूरा हो जाता है तो फर्क तो पड़ेगा उससे। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, कोई लोकल जो इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है और लोग जो है उन्होंने अपने सरमाया को छुपाया हुआ है, तो जब क्लैरिटी आएगी और कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी तो चीज़ें जो हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अजीज, और ये हालात आते रहते हैं मुल्कों के ऊपर, कौमों के ऊपर। तो अब क्रिटिसिज्म तो ज़्यादा हर आदमी कर रहा है, लेकिन वो और ज़्यादा कर रहे हैं जिन्होंने सारा मलबा फेंका है और ये घड़ी आई है। लेकिन बाहर सूरत अगर आप देखें और हफ्ता 10 दिन आप पता चल जाएगा आपको। हेलो हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, पता चल जाएगा। और इंशाल्लाह अजीज, अब जो IMF कह रहा है कि सऊदीया की तो गारंटी हमें आ गई है, UAE की रहती है, तो अगर वो हो जाता है तो थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सही। अच्छा राना मकबूल साहब, इसमें एक चीज़ है ना, हम देखते हैं कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी आपने खुद भी बात की, 3 चीज़ों पे मुल्क की इकोनॉमी खड़ी होती है और ये आप भी समझते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें है, उसमें रेमिटेंसेज हैं जो हमारे ओवरसीज़ भाई बेचते हैं वहाँ से, बहन भाई। तीसरी चीज़ है कि ये आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस किधर है। लेकिन इन तीनों चीज़ों में हम ये देख रहे हैं, और यही बात आज जो मेरी हुई भी आप ही के एक मेंबर के साथ, जो मैंने भी आगाज़ में भी कहा है, यही सवाल आ रहा है इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंटली, कि इन तीनों चीज़ों में हमें कुछ भली सूरत हाल नहीं लग रही। लेकिन जो आज से 1 साल पहले जब हुकूमत मिली थी तो उस वक्त सूरत हाल कदरे बेहतर थी। तो ये 1 साल के अंदर अंदर ये जो फॉरेन रिजर्व्स भी है खासतौर पे, ये कैसे एकदम से फ्लक्चुएट कर गए, कम हो गए, गिर गए, चले गए? जी देखें जी, बात ये हुई कि जब वो कमिटमेंट का बिट्रेल हुआ ना IMF के साथ, तो इंटरनेशनल सीन पे ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट था उस वक्त की हुकूमत का। उसका फिर रिएक्शन आया ना ये बात में। वो तो उन्होंने इसको करके दिया, बिट्रे कर दिया और एक एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले एग्रीमेंट भी ठीक तरीके से न किया, सारी शर्तें मान के साइन करके शौकत तरीन साहब और सारे लोग वो एक तरफ हो गए और सारे का सारा जो है वो मलबा इस हुकूमत के ऊपर आ गिरा। इस वजह से ये आप सही ठीक कह रहे, इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट था वो मल्टीप्लाई करके गिरा है इस हुकूमत के ऊपर। और IMF के चूंकि एग्रीमेंट हो नहीं सका, उसकी वजूहत भी आपको पता है। एक तो क्रेडिबिलिटी, वो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि ये पाकिस्तान क्रेडिबल मुल्क नहीं है, इन्होंने इस तरह किया, इन्होंने पहले लिखाया और फिर बाद में बिट्रे किया। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ इन्फलेशन, अब क्योंकि राइट ट्रैक पर जा रही हैं चीज़ें। अब चाइना ने भी मदद की है और सऊदीया भी कर रहा है, UAE भी करेगा और इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी। चाइना ने तो यहाँ तक कि दुनिया तक को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान को ये तकलीफ है तो उसका मुदावा ज़रूर करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तकलीफ वक्ती है, ये तकलीफ वक्ती है, ये जल्दी ही इसमें अफाका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी में राना मकबूल साहब, हम जो एक लफ्ज़ सुनते हैं इस पे भी मेरी याद उनसे तवील आती है, ये जो क्या नाम है, हम देख रहे हैं कि जो LCs का भी मामला है बंदे चले, वो तो मेरे ख्याल से मैं आपसे इकोनॉमी का टिपिकल सवाल नहीं करूंगी कि इकोनॉमी पे आप आई थिंक सो कि उस पर जवाब नहीं इस तरह से होगा। मैं ज़रा वापस जाती हूँ जी, मैं अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ जाती हूँ, लालचंद मली साहब की तरफ जाती हूँ। लालचंद मली साहब, ये जो हुकूमत कह रही है, अभी मैंने अता तार साहब का भी सुनवाया और जो बात चल रही है, राना सनाउल्लाह ने भी आज कहा है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में भी नहीं होंगे अगर ये हालात रहते हैं तो। और खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि चारों सूबों में एक साथ होंगे, मतलब पूरे मुल्क में एक साथ होंगे, टेक्निकल जब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाएगी तो उसके बाद। तो आप लोग फिर इसको कैसे देखेंगे? और आज जो राना तनवीर इलियास साहब के साथ जो हुआ है, खास तौर पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब के साथ, तनवीर इलियास साहब के साथ, सॉरी, तो ये सूरत हाल अब किधर जा रही है? रिदा, देखें, अभी राना साहब काबिल एहतराम है, कह रहे थे कि सूरत हाल बेहतर होगी। अब एक आम शहरी की अगर सोचे तो सूरत हाल किससे बेहतर होगी जब आज फिर सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं
कि आसिफ जरदारी की करप्शन की खबरें जो हैं वो नीदरलैंड में 4 के एक बच्चे को के कोर्स में आ गई है और वो करप्शन वो उनको पढ़ाई जा रही है। नवाज शरीफ पर यूनिवर्सिटीज में करप्शन के लेक्चर्स दिए जाते हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है इनकी करप्शन पे इन्होंने फिल्में बनाई हुई हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई हैं। जर्नलिस्ट के जो फोरम हैं वो इनकी करप्शन पे बात कर रहे हैं और ये आइन की बात करते हैं और उस आइन की ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं जिस आइन के तहत ये जरूरी है उस पे शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि 90 दिन में इनको इलेक्शन कराने हैं। वो इलेक्शंस इन्होंने कराने से इनकार कर दिया, इनके गवर्नर ने इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के हवाले से बात करते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जजमेंट, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उससे पहले जो है लाहौर हाईकोर्ट का भी एक फैसला आया था, उन्होंने भी 90 दिन का ही कहा था उसमें इलेक्शंस करवाए जाए। लेकिन क्योंकि ये इक़्तिदार से जो है ये चिपके रहना चाहते हैं, इक़्तिदार से दूर नहीं जाना चाहते, इनको पता है कि अवाम में जो पाकिस्तान की अवाम है वो इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये गुज़िश्ता जो सारे बाई इलेक्शंस आए हैं उन्होंने आपने बखूबी देखा है कि 37 में से 3 बाई इलेक्शंस जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीते हैं। इसलिए ये इससे नाला है, ये कतन नहीं चाहते कि इस मुल्क में इलेक्शंस हो और इलेक्शंस ना कराने के लिए ये कुछ सी भी हद तक जा सकते हैं। ये गोल्डन जुबली तो मना सकते हैं लेकिन उस आइन पे अमल करना दूर की बात है। आपने अभी भी बात की सरदार अलियास राणा साहब की, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर की। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ उस पर बहुत क्लियर है कि देखें कोई भी अगर कोर्ट के अहकामात की जो पैरवी नहीं करेगा, उसकी तौहीन करेगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट उस पर अपना रद्द अमल देगी। लेकिन आप देखें वो आजाद कश्मीर है, वहां पे ये एक फैसला आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं किस तरह नून लीग की क़यादत जो है गालियां दे रही है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आला अदलिया के जजेस को, किस तरह उनको मजम्मत की जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की मजम्मत उसमें तनकीद हो सकती है। ये कभी सुना है दुनिया में जब सुप्रीम कोर्ट आप कोई फैसला करें, तकसीम करने की कोशिश करें, जजेस को आपस में लड़ाने की कोशिश करें, तो इनका हर सूरत में यह है कि इलेक्शंस भी नहीं होने देने और अगर आइन पे अमल करने के लिए कोई उनको कहेगा तो अपनी तारीख को दोबारा रिपीट करेंगे, अदलिया पे हमले करेंगे और हर दायरे से लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक हो गया है। आपकी तरफ आती हूँ इस्माइल राहू साहब। इस्माइल राहू साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। इस्माइल राहू साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, किस तरह देख रही है सारी सूरत हाल को? क्योंकि जरदारी साहब परसों बहुत क्लियरली पार्लियामेंट में कह चुके हैं, कल इनफैक्ट, कि जी अब वजीर आजम को गैर मशरूत मुज़ाकरात ऑपोजिशन से, यानी कि फर्द वाहिद की ऑपोजिशन के भी तो एक ही जमात हमें नजर आती है, पैनल इमरान खान साहब से कर लेने चाहिए। जी देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रहे वजीर से तभी हम बात कर रहे थे जब कोई और नेशनल लेवल का इशू हो रहा था, उस वक्त कर रहे थे। हम तो हर वक्त ये बात कर रहे थे कि भाई ये मामला का शिकार है और किससे की जाए बात को। अच्छा इस्माइल राहू साहब, आपको एक सेकंड के लिए रोकेंगे, दोबारा हमारी टीम आपसे कनेक्ट करी क्योंकि आपका की आवाज हमें नहीं क्लियर आ रही ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आपकी तरफ से, टेक्निकल ग्लिच है। हम एक मिनट के लिए यहाँ वक्फा करेंगे और यहीं से हम चाहेंगे कि आपसे दोबारा बात हो। इन अमीन वाल जी मेरी टीम कर रही है क्या कहते हैं दोबारा आपको कॉन्टैक्ट, और आपसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जी दोबारा राबता करें और आपसे बात करें, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जाने। एज जैसे कि हमने देखा है कि कल जी अनाउंस किया जरदारी साहब ने असेंबली में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहा खास तौर पे कि जी आप जो है वो करें बात
हुकूमत से, और हुकूमत से कहा कि ऑपोजिशन से करें और मुज़ाकरात के लिए बैठे, और वो भी गैर मशरूत उसके लिए मुज़ाकरात के लिए बैठे। और गैर मशरूत का मतलब मकसद ही यही है कि टर्म्स एंड कंडीशनल ना हो, जैसे कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने फिर भी उसके बाद कहा कि नहीं जी हमें तो क्या कहते हैं ये नज़र नहीं आ रहे इलेक्शंस होते हुए। तो एक तरफ हुकूमती जमातें जो हैं वो चाहती हैं कि बैठा जाए और मुज़ाकरात किए जाएं, ऑपोजिशन को भी शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नहीं, इस सारी सिचुएशन में जो दीगर बाकी लोग हैं वो यानी कि हुकूमत की जमातें दीगर जो हैं वो थोड़ी सी इसमें हमें नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत स्टिफनेस उसकी नज़र आ रही है इस एतबार से। तो क्या वाकई यही रहेगा? दोबारा जाऊंगी जी इस्माइल राहू साहब की तरफ, उन्होंने ज्वाइन किया। जी इस्माइल राहू साहब। जी तो हाँ, पाकिस्तान आवाज आ रही है जी अब जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मैं चाहूंगी जरा दोबारा से बात कर लीजिए क्योंकि आवाज आपकी नहीं आ रही थी। जी पीपल्स पार्टी है में रही है, तमाम मसाइल का जो है वो डायलॉग में है, लेकिन असल मसला ये है कि ये हम अभी से नहीं कह, हम तो वक्त कोई भी किसी की भी हमारी हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा जो के बड़े मामलात और मसाइल आए हैं कभी भी मुल्क के अंदर दरपेश आए, तो उसमें हमारा व्यू पॉइंट और हमारा स्टांस यही रहा है कि तमाम मसाइल को मिल बैठ के बात करके हल करना चाहिए। लेकिन असल मसला यहाँ ये आ रहा है कि बात करनी किससे चाहिए, कौन बात करेगा? हम आप उससे बात तो नहीं करेंगे जो कि बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो, जो ये कहे कि जी मैं तो चोर हैं, सब डाकू हैं, ये तो लुटेरे हैं, इनसे मैं थोड़ी बात करूंगा, मैं थोड़ी बैठूंगा। उसकी चाहे वो जब हुकूमत में था खान साहब तब भी उसकी यही जुबान होती थी, तब भी उसका यही लहजा होता था, तब भी उसकी वही टोन होती थी, और आज अगर अपोजिशन तो भी उसकी वही बात है, वही टोन है, वही लहजा है कि जी ये सब वो फकत कहते हैं कि बातचीत करो तो इसलिए करो कि जी मुझे वही रकम बना के बैठा दें आप। तो अगर बातचीत कबूल है तो बातचीत भी मैं करूंगा, वरना बातचीत मैं नहीं करूंगा। तो ये बिल्कुल बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन बातचीत शर्त क्या होगी, होगी कि जी पहले मुझे ये बता दें कि जी मैं किस टाइम पे कुर्सी पे बैठूंगा, कौन सा कब मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, कब मैं वज़ीर-ए-आज़म उज़्मा का ओट लूंगा। अगर ये इस किस्म की बातचीत है तो वो तो हम नहीं करेंगे ना, हम पहले किए, हम अब करेंगे। लेकिन हमने कभी भी मुज़ाकरात की और डायलॉग साहब तो इस मामले में बहुत ही जनरस हैं और बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं तमाम मुखालफिन से, तमाम उसके चाहे उसके साथी हों, चाहे वो उसके इतादी हों, चाहे उसके वो मुखालिफ हैं। उन्होंने हमेशा इस लाइन को कभी नहीं छोड़ा कि अगर कौमी नौयत के मसाइल हों तो वो कौमी नौयत के ही पार्टियां लीडर्स सब बैठ के उनको हल करें। जहां तक आपने ये बात की यहाँ ये बात हुई आइन के अमल की, तो ये आज जो हम आप और हम सब बात कर रहे हैं ना, ये उसी आइन की वजह से बात कर रहे हैं जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, जो 1973 में दिया, जिसके तहत आज हमें ये इज़हार आज़ादी है, ये इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक सब हैं। ये अगर फकत उस वक्त याद पड़ें जब हम मुखालफत में हो और जब हम हुकूमत में हो तो फिर वो कहें कि जी उसको जो किस चीज़ का आइन और किस चीज़ का खुद आइन की वायोलेशन जो इमरान खान ने दर्जनों अपने दौर इक़्तिदार में दर्जनों टाइम्स की, उस वक्त उसको आइन याद नहीं था, उस वक्त उसको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं था, उस वक्त उसको रूल्स याद नहीं थे, उस वक्त उसको कोई भी चीज याद नहीं थी। फकत उसका जो जी चाहता था कि इसको जेल में डाल दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको बख्शूंगा नहीं, इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठ के इस किस्म की बात करे तो ये बात थी। हम कभी भी इलेक्शन से नहीं भागे, हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इंतखाबात में कामयाब हुई है और फिर कामयाब होगी। जहां तक इलेक्शन का तहलीक है तो वो इलेक्शन कमीशन जब भी शेड्यूल देगा हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखें सेंसस का कराने का आर्डर हमने नहीं किया था, हमारी हुकूमत ने नहीं किया था, ठीक है। और ये इमरान खान की हुकूमत करके गई थी, उसकी काउंसिल ऑफ कॉमन स्टेट से उसकी फेलो कैबिनेट ने चाहता कि जी ये सेंसस होंगे, आने वाले इंतखाबात नई वोटर लिस्टों पे होंगे, जो अभी जो सेंसस रिलीजन सेंसस होने हैं उनके नतीजे में बननी है। अब वो अब सेंसस हो रहे हैं, वो प्रोसेस में इलेक्शन कैसे होंगे। अब ये जैसे अदलिया की बात की गई यहाँ कि जी कोर्ट का आर्डर, किस कोर्ट का आर्डर बात कर रहे हैं, कौन से अदालती हुक्म का आर्डर की बात कर रहे हैं कि जी कोर्ट के आर्डर पे अमल, कोर्टों के आर्डर पे मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तान अच्छा इस्माइल राऊ साहब होल्ड ऑन, इस्माइल राऊ साहब होल्ड ऑन, ये एक मिनट रुकिएगा। सेंटर राना मकबूल साहब, आप दोनों से मैं सवाल करूंगी, दोबारा आ रही हूँ इस्माइल राऊ, लेकिन अभी मुझे जरा सेंटर राना मकबूल साहब से भी पूछना है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराम नहीं किए। सेंटर राना मकबूल साहब, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। आप लोग ये कह रहे हैं, आप लोग तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, मैं उनसे ही पूछूंगी यही बात का जवाब भी, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि हम नहीं करा रहे, और मरियम नवाज साहिबा कैटेगोरिकली हर तरफ करोगे वो कह चुके हैं। इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या हो गया है? अब आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिया है। जी देखिए जी, मेरी बात सुने, ये 63A से शुरू हुआ है मामला, आइन को रीराइट किया गया है। भाई आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसका वोट तो काउंट होगा ना। ये क्या फैसला था? अब आप आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है 5 मेंबर बेंच के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट में आए। नहीं एक मिनट राना मकबूल साहब सुने नहीं इसमें टेक्निकल बात सुन लेना, बात कर रहे हैं। हाँ टेक्निकल बात सुन ले, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, सुने तो टेक्निकल तहामुल से बात सुने। देखिए यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हाई कोर्ट में जो है वो फैसला था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया। क्यों किया, इसकी वजह आपको पता है? आपको पता तो बता दें मुझे। इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम था या गवर्नर का काम था कि वो तारीख देते, क्योंकि देखिए अभी तो 5 बेंच के ने फाइनल फैसला किया ही नहीं था हाई कोर्ट। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा आप आइए ना, आप आगे आइए ना, इसके क्रेडेंशियल देखें ना, टेक्निकल बात सुन लेना पहले। राना मकबूल साहब देखें, ये तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो म्यूचुअली होना चाहिए ना, सुन लेना, आवाम को भी सही बात पे चले। देखें हाई कोर्ट में बिल्कुल फैसला था, लेकिन डे गुजरे जा रहा था, टाइम गुजरे जा रहा था, इलेक्शन कमीशन या गवर्नर डेट नहीं दे रहे थे, इसलिए किया गया टेकअप सुप्रीम कोर्ट में। वरना अगर वो अपना काम कर लेते हाई कोर्ट को जी आप ऐसे कर रही हैं, आपको शायद लॉ का पता नहीं है। हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्ट कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, इसे डेट से हियरिंग करके इसका फैसला करें। ये तो नहीं है कि सुओ मोटो केस खुद ही करना शुरू कर दें और फिर वही बंदे बिठा ले। तो चीफ जस्टिस का सवाबदीद है, वो सुओ मोटो ले सकता है। पहले से ऑब्जेक्ट हो रहा है। आप अपने क्रेडेंशियल तो देखें ना, खुदा के लिए। सवाबदीद है उनका। अच्छा उनका सवाबदीद नहीं है कि वो सुओ मोटो ले लेते? नहीं, सवाबदीद का मतलब ये नहीं है कि आप इंसाफ के खिलाफ सवाबदीद तो है ना उनका। कमाल हो गई है भाई सवाबदीद। बाकी जो 4 बंदे हैं, जो दूसरे जज हैं, वो क्या वो जज नहीं है? उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, उनकी ओपिनियन की कोई बेसिस नहीं है। उनको कैसे डिस्कस किया जा सकता है? मैं कानूनी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं भी कानूनी बात कर रही हूँ राना मकबूल साहब, कानूनी बात कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने तो अपना इससे रिक्यूज किया ही नहीं है। अतर मिनुल्लाह का आपने पूरा फैसला नहीं पढ़ा। अतर मिनुल्लाह साहब ने भी एक टेक्निकली जो बात उसमें लिखी है सुन लीजिए, मैंने बिल्कुल पढ़ा, सुन लीजिए ना, मैं बता देती हूँ अतर मिनुल्लाह साहब का भी। राना मकबूल साहब मैं तो टेक्निकली बात कर रही हूँ, सुन ले। जो अतर मिनुल्लाह साहब ने भी फैसला लिखा है उसमें भी एक टेक्निकल मामला ये कि वो कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि क्या असेंबली जो है वो सही तरीके से डिसॉल्व हुई है। तो अगर आप सुन ले मोहतरम, मेरी बात भी सुन ले। तो अगर टेक्निकली डिसॉल्व ही नहीं हुई थी, 160 मेंबर है आपके पंजाब असेंबली में, ऐसा ही है? 160 मेंबर है, एक भी बंदा नहीं गया चैलेंज करने के लिए कोर्ट में। और दूसरा ये कि आपने तो टेक्नोक्रेट मतलब केयरटेकर सेटअप बना दिया आपने। अगर आपने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था और आप लोग समझते थे कि गलत हुई है डिसॉल्व, तो फिर तो किसी 160 बंदों में से एक बंदा तो जाता कोर्ट में और उसको चैलेंज करता, और केयरटेकर सेटअप को नहीं मानता। और केयरटेकर सेटअप में भी बंदा वो लगाया जो आपका नॉमिनेशन है। क्या बात कर रहे हो हुजूरे वाला? ओहो, हद होगी भाई। बंदा जो भी लगाया आपका नॉमिनेशन या उसका नॉमिनेशन है, तो माला तो लगाया है ना हुजूरे वाला। सारी मुस्लिम लीग क्या सारी की सारी पीडीएम पार्टी है कोर्ट में। इस असेंबली की डिसोल्यूशन की खिलाफ सारी की सारी पीडीएम, और ये जो प्रोसेस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पीडीएम इज अ पार्टी अगेंस्ट दिस। देखिए आप इस तरह जब होगा तो उसके बड़े फार रीचिंग रेपरकशंस होते हैं। आप धक्के से कोई काम तो नहीं करा सकते ना किसी से। आप धक्का क्यों करते हैं? आप इसको लेजिटिमाइज करें, रैशनलाइज करें, अकॉर्डिंग टू लॉ करें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी करें, तो मामला ठीक होंगे। आप सारी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, सारा जमाना कर रहा था, मीडिया कर रहा था, पार्टी कर रही थी कि फुल बेंच बना दें। तो फुल बेंच क्यों नहीं बनाया? इस सवाल का जवाब तो देना हमें, जितने ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बातें करते हैं। क्यों नहीं फुल बेंच बनाया? इतना क्रूशियल इशू था, क्या रीजन है? व्हाट्स द जस्टिफिकेशन?
ये बताएं आप बता रहे हैं जनाबे वाला, किसी एक भी जज ने, जस्टिस अतर मीनुल्लाह जो आप कह रहे हैं जिनका रेफरेंस दे रहे हैं, इंक्लूडिंग हिम, जनाबे वाला, किसी ने भी नहीं लिखा अपने फैसले में, किसी ने भी इख्तिलाफी नोट में लिखा कि 90 दिन के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जी अतर मीनुल्लाह ने क्या लिखा? जनाबे वाला, किसी ने भी ये नहीं लिखा, इख्तिलाफ नहीं किया 90 दिन में इलेक्शन कराने वाली बात से। अफरीदी ने क्या लिखा? अपने याया अफरीदी ने, जी याया अफरीदी साहब ने भी, इनफैक्ट जिसकी भी आप बात करें की जरूरत है। आप बता दें मुझे कि फुल बेंच की बाकायदा प्रेयर की गई है by all the parties, by the media, by the bar council, by the bar council of all of the country। तो आप ये समझते हैं कि अगर लार्जर बेंच बनता तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते, यानी कि वो ये फैसला देते? नहीं, 90 दिन के इलेक्शन जो तो 2 दिन में फैसला हो सकता है, ऐसी कौन सी बात है? इसका ये वजह है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, 2 दिन में इलेक्शन, 2 दिन में फैसला हो सकता है हेयरिंग करने के बाद। ये तो कोई बात नहीं है, बात है इसमें क्लैरिटी की और पोजीशनिंग की। अगर पोजीशन बिल्कुल फेयर तरीके से ली जाती है तो उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं। आज आप फुल बेंच बना रहे, आज मसला जो सारे का सारे कंट्रोवर्सी जो है नीचे गिर जाएगी, किसी को कोई सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा, ना कोई इतराज करेगा। राना मकबूल साहब, सेंटर राना मकबूल साहब जो बात कर रहे हैं, हाउ डू यू सी इट? जी देखिए, राना साहब की तो नहीं मैं ओवरऑल बात करूंगा। ये जो मौजूदा हुक्मरान है अव्वल नंबर के झूठे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखें, जो समझा जाता है जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब को कि वो एक अच्छे जज हैं और आजकल इनसे हमदर्दी भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक कल पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझसे झूठ बोला गया है। उनको आना था असेंबली में, उनसे जब कहा गया, उनसे जब पूछा कि ये इसमें कोई सियासी तकारीर तो नहीं होगी, तो उनको कहा गया कि सियासी तकारीर नहीं होगी। फिर आपने देखा किस तरह से आसिफ जरदारी साहब ने, वजीर आजम ने, और ये सारे वो जो करप्शन के शाकार हैं हमारे पास, उनके चौक, उनके दरमियान में उनको बिठाया गया और एक तासुर देने की कोशिश की गई कि अदलिया हमारे साथ है, जस्टिस फाइज ईसा हमारे साथ है, और मजबूरन उनको इस बात की तरदीद करनी पड़ी। तो ये साबित हुआ कि ये किस तरह से इदारों से झूठ बोलते हैं, ये अवाम से झूठ बोलते हैं। अब आ जाए, मेरा आप बली साहब सच बोलते हैं सर। आपने जो करोड़ नौकरियां देनी थी वो आपने दे दी, 50 लाख आपने घर देने थे। राना साहब, मैं आपके दरमियान में बोलता नहीं हूँ, ना आप नेक आदमी, शरीफ आदमी, इनके चक्कर में ना आए आप। आप अपने आप को अपनी जगह पे कायम रखें। राना साहब ने देखे ना, आप बहुत ही शरीफ इंसान है, लेकिन मैं कहता ये हूँ। अच्छा राना साहब, आप बोल रहे तो मुझे जरूर मौका दीजिएगा, तो मैं बोलना चाहता हूँ। अभी एक मैं बात जरूर करूंगा। आप सुनने हो रहे हैं, क्राइम एजेंसी जो है लंदन की, नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्या तफ्तीशें की हैं? 2 साल 3 साल क्या रिजल्ट आए हैं? आप ही ने नैब के पलंदे वहां भिजवाए थे। कोई सेंस ऑफ गिल्ट सामने आई है तो मुझे बता दें कि ये जी उन्होंने कर लिया है और कोर्ट में भिजवा दिया है। अब एक सिर्फ प्रोपेगेंडा किए जाना, तो जब आपको फैक्ट्स और एविडेंस के साथ साबित करना पड़ेगा ना चीजों। सर मैं आपको एक और फैक्ट बता, बात कर लें वली साहब। मैं आपकी बात नहीं, आप मुझे इतराज ये होता है कि अब सुनने तो सही ना, आधा घंटा आपने बोला है, मुझे 1 मिनट तो दे दे खुदा के वास्ते। मैं कहता हूँ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आप बातें तनकीद करें, जरूर करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव आप जैसे बंदे से बेहतर होना चाहिए। ये जो आजकल जो पीडीएम की कयादत है, उसमें ये जो गुस्सा है, उसमें जो ये ना सुनने, ये इंटॉलरेंस पैदा हो रही है, उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि वो आइन पे अमल नहीं कर रहे, कानून पे अमल नहीं कर रहे, अवाम उनको रद्द कर चुकी है। और उसके साथ साथ जिसकी कयादत मुल्क से मफरूर हो, जिसकी कयादत मुल्क से मफरूर हो, मुजरिम हो, भगोड़ी हो, बुज़दिल हो, उनके लोग जो पीछे होते हैं ना, उनके जिन्होंने आपको एडम बना के दिया है, वो बुज़दिल है। अच्छा, मैं अब आपकी बात पे आ जाता हूँ। देखिए राना साहब, सुप्रीम कोर्ट को छोड़े, सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था। सबसे पहले तो आइन में लिखा हुआ है, उस आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शंस कराने हैं। उसके ना नीचे आगे लिखा है अगर, ना लिखा है मगर। इलेक्शन कराने, हर सूरत में कराने हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया, आपके गवर्नर ने इनकार किया, उसके बाद आप तो चले जाते हैं ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। हम नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इलेक्शन 90 दिन में कराएं, लेकिन आपके गवर्नर ने तारीख देने से इनकार किया।
हमारे स्पीकर गए सुप्रीम कोर्ट, सुओ मोटो एक्शन हुआ और उसमें उन्होंने ना किसी को फांसी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ना किसी को जेल में डाला है। उन्होंने तो कहा इलेक्शन करा दे। ये इस्माइल राउत साहब सियासी कारकुन हैं, आप सियासी कारकुन हैं, आप मुझे बताएं कि 9 जजेस में से किसी एक जज ने कहा है कि इलेक्शन पे एतराज है? इलेक्शन पे किसी जज को एतराज नहीं है। इलेक्शन का ऐलान हो चुका और इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। ये लाख कोशिशें करें, ये चाहे पार्लियामेंट को ढाल बनाने की कोशिश करें, ये पार्लियामेंट को आगे ले आए, लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह होके रहेगा। जहां तक मज़ाकरात की बात है तो मैं इस्माइल राउत साहब की इस बात से मैं इख्तिलाफ करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि हमें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना के बिठा दो। और सेंसस की बात की, देखिए सेंसस जब हमने ऐलान किया हुआ था तो मैं आपको क्लिप भेज रहा हूं, वो शहबाज शरीफ से लेके बिलावल भुट्टो साहब तक ये मुतालबा, सेंसस तो तब भी ऐलान हो चुका था, तब ये तो मुतालबा कर रहे थे कि मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए। तो ये हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहते। और इलेक्शन में अगर कोई हुकूमत ला के बिठाएगा, कोई वजीर आजम बना के बिठाएगा तो वो पाकिस्तान की अवाम है। और पाकिस्तान की अवाम को जुल्फकार अली भुट्टो ने, बेनजीर भुट्टो ने ये कहा है कि अगर सबसे बड़ी इस मुल्क में कोई अदालत होगी तो वो अवाम की अदालत होगी। अगर आपको उस अदालत पे, उज़्मा पे एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, आपको लाहौर हाई कोर्ट पर एतबार और एतमाद नहीं है, तो आप क्यों डरते हो? आप आ जाओ, अवाम की अदालत में आ जाओ, कौन सा 2 महीने में फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि इस मुल्क को जिस नेज अब कह रहे हैं कि अब मुझे अंदाजा लगाए, IMF कितने महीनों से ये हमें कह रहे हैं, इसाक डार साहब पहले तो आए, कहने लगा मैं आ रहा हूं, डॉलर गिर जाएगा। डॉलर मुझसे डर गया, गिरना शुरू हो गया। आपने डॉलर देखा, आज वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे वो डॉलर पहुंच चुका है। आपने रुपए की करेंसी पूरे एशिया में सबसे अगर डाउन है तो वो आज पाकिस्तान की है। अफगानिस्तान में डॉलर मिल रहा है 86 अफगानी में, और पाकिस्तान में मिल रहा है 293 295 रुपए में। आपने जो इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ हाशर किया है, ये तारीखी महंगाई, अच्छा महंगाई तो होती है, महंगाई तो जब से पाकिस्तान बना तब से शुरू हुई है, होती आई है, लेकिन कोई इस तरह के रिकॉर्ड टूटे 1971 में मुल्क टूटा, उस वक्त भी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई आपने कर दी। उसकी वजह, और उसके बाद आप बता रहे हैं, हर हफ्ते डार साहब बता रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपका हो जाएगा एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपकी खारजा पॉलिसी भी नाकाम हो चुकी है, आपके दोस्त ममालिक आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आपके बचाने कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हुकूमत इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात पे अमल नहीं कर रही है, जो अवाम की ख्वाहिशात पे अमल नहीं कर रही है, वो आज गई या कल गई, इसे ना पाकिस्तान की अवाम इन पे एतमाद करती है, ना बैनुल अक़वामी दुनिया इन पे एतमाद करती है। ओके, इस्माइल राउत साहब आपकी तरफ की, पर वन लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराम नहीं किया हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब करा दिया है। काबीना का ये फैसला होता है कि जाहिर सी बात है सारे फैसले उसी में जाते हैं, तो क्या टेक्निकली काबीना भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, और आज एक डिस्क्वालिफिकेशन हमारे सामने हुई है? जी इस्माइल राउत साहब। जी सॉरी, आप रिपीट कीजिएगा। जी मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, चूंकि काबीना में जाहिर सी बात है सारी सियासी जमातों के लोग बैठे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, ये जो फैसला किया गया है कि जी पैसे नहीं दिए गए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और अब इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने चूंकि पैसे नहीं दिए 21 अरब रुपए, इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। आज एक हुक्म अदूली पर अदालतों की तौहीन अदालत केस में आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वजीर आजम आजाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया है। तो टेक्निकली काबीना चूंकि फैसले करती है तो काबीना भी डिस्क्वालीफाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के एक इशारे पर। तो क्या आपकी पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हैं? अगर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए जो भी हो, हम तो खैर वैसे भी अदालतें अभी तक तो वजीर आजम को ही उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, पहले भी किया है, वो देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन हमने कोई किसी फैसले की इनहराफी मौजूदा हुकूमत ने नहीं की है, कोई ऐसा फैसला हुआ ही नहीं है इस किस्म का। जहां तक ये बात आज की गई, कभी ये बात की गई कि जी आई पार्लियामेंट के अंदर जो ये बात की गई थी कि सियासी बातें नहीं होंगी, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर सियासी बातें नहीं होंगी तो बाकी सियासी बातें कहाँ होंगी? जहाँ आइन की गोल्डन जुबली मनाई जाए वहाँ सियासी बातें नहीं होंगी तो बाकी बातें कहाँ होंगी? जाहिर है तो वहाँ जिन्होंने आइन तोड़ा होगा उनके खिलाफ बातें होंगी, जिन
सियासी क़यादतों ने, जिन कारकुनों ने, जिन आइन को बचाने के लिए, आइन की हिफाजत के लिए, पार्लियामेंट की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए जेलें काटी होंगी, कोड़े खाए होंगे जिन कारकुनों ने, जिन क़यादतों ने जेलें भुगती होंगी, तो उनकी बातें नहीं होगी तो बाकी कहाँ होंगी। तो ये तो बात अजीब हो गई कि जी आइन की गोल्डन जुबली हो, पार्लियामेंट में मनाई जा रही हो और वहाँ सियासी बातें नहीं होंगी तो बाकी क्या होगा। ज़ाहिर है सियासी बातें ही तो होनी है वहाँ, और क्या होना है। और जो आज कल ये बात हो रही है, हम तो देखें, अगर ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम नहीं इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से वो भाग रहे हैं जो कह रहे हैं, जिनको अवाम पे एतमाद नहीं है, वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हैं। जो दूसरों को कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए, आप आए, हमें आके लाके जैसे पहले बिठाया था, उनको पता है कि उनको पहले भी अवाम ने नहीं बिठाया था, जिन्होंने बिठाया था अभी वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। हम तो उन्होंने इमरान खान और उसके जो पार्टी है आज भी अवाम की तरफ इख्तियार में, आप सब समझते हैं जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर से, उनका ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इमरान खान आज भी उधर देख रहा है कि जिस तरीके से मुझे 2018 के इंतखाबात में ला के बिठा दिया गया, अब भी आए और अपना किरदार अदा करें और आके उनको बिठा दें। आज भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो दूसरी जमातें जो 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 पहले भी ये बात करती आई हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का काम, फौज का अपना काम है, वो अपना काम करे, और सियासत और पार्लियामेंट और आइन और ये काम जो है वो सियासतदानों का है, वो काम करें। तो हमारी पहले भी यही स्टांस थी कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, और हमारा आज भी स्टांस ये है। अगर आज हम इस बात में कामयाब हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके इमरान खान नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी नहीं आए, अपना किरदार अदा करें, तो इसलिए कि उनको पता है कि अवाम पे उनको भरोसा नहीं है, वोट पे उसको भरोसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों पे उसको भरोसा नहीं है, आइन पे भरोसा नहीं है, पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है। जहां तक अभी महंगाई की बात की गई, तो अभी वो महंगाई की बात कर रहे हैं जो कह रहे थे कि जी हम इसलिए नहीं आए हैं कि टमाटर और प्याज किस बार बिक रहा है मार्केट में, हम तो अपना काम करने के लिए और हुकूमत करने के लिए आए। ठीक है जी बहुत शुक्रिया लालचंद मलिक साहब। वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, मेरे पास सेंटर आना मकबूल साहब, आपका, इस्माइल साहब, आपको तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं वक्त ज़्यादा देती लेकिन वक्त खत्म हो गया, आपको पता है नाजरीन, कमर्शियल भी होते हैं, मुझे ख़त्म करना है प्रोग्राम। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये सबसे बड़ा इस वक्त मामला है, लेकिन बहस कहीं मुल्क में और चली गई है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि चीफ जस्टिस ने फैसला ये क्यों किया है, किसी जमात को ये लगता है कि जी वो उनके खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के अंदर ये लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन में होने, आर्टिकल 224 is very clear about it and very evident about it, लेकिन उसके बावजूद सारी सियासी जमातें अपनी अपनी तशरीह कर रही हैं। ये इंतहाई अफसोस का मामला है, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए मुल्क में। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रज़ा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।